वेलकम टू S2 स्टडी सर्कल। आज हम डिस्कस करेंगे 10 अगस्त की करंट अफेयर्स के। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूज। पीएम कंडेम्स अटैक ऑन पीएम राल्फ गोंजाल्विस, ठीक है, ऑफ सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस। ये दो कंट्रीज हैं, ये एक ही एक्चुअली कंट्रीज है, बट ये दो आइलैंड को मिला के एक कंट्री है और ये कैरिबियन आइलैंड में है। अभी हम मैप में दिखा देंगे, ये देख लीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ के पीएम के ऊपर अभी हाल में ही अटैक हुआ, तो हमारे इंडिया के पीएम ने इसको कंडेम किया है, इसकी काफ़ी निंदा की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार ये कंट्री है कहाँ पर। तो आप देख लीजिएगा, ये कैरेबियन सी है, ये एक पार्ट है अटलांटिक ओशन का, गल्फ ऑफ मैक्सिको इधर है, यहाँ से यूएस है, और ये है साउथ अमेरिका, और ये है नॉर्थ अमेरिका। तो आप एक बार ये देख लीजिए, ये कैरेबियन सी है, और एंटिलीज जो है अभी हम देखेंगे कि लेसर एंटिलीज का पार्ट है ये, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, लेसर एंटिलीज का पार्ट है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, एक जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं वो स्टार्ट होते हैं वर्जिन आइलैंड से, और फिर ख़त्म कहाँ पे होते हैं, ये ग्रेनेडा में। मतलब एक तरीके से समझ लीजिएगा कि लास्ट है जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, और ये है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइज। तो और इसकी कैपिटल है किंग्सटाउन, ठीक है, ये आपको दिख रही है अभी। और यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिएगा कि इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि अगर कोई वोल्केनो कभी पूछ लिया जाता है कि वोल्केनो कहाँ पे एरप्ट हुआ था या फिर कहाँ पे है ये, तो कैरेबियन आइलैंड में है और सेंट विंसेंट कंट्री में है। तो और इसका नाम क्या है, लॉ सॉफरेर वोल्केनो, ठीक है। और यहीं पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको याद रखने में आसानी होगी, सेंट विंसेंट में ही पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की शूटिंग हुई थी। हालांकि वहाँ पे सेंट जैसा कुछ है नहीं पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में, बट यहाँ पे शूटिंग हुई थी क्योंकि यहाँ की लोकेशन ऐसी है, एक आइलैंड कंट्री है। एक बार देख लेते हैं कि लेसर एंटिलीज क्या है। लेसर एंटिलीज जो है वो एक आर्क है ना, एक आर्क देख पा रहे हैं ना, इस तरीके की बनी हुई है ना, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ये एक आर्क है ना। तो ये एक लॉन्ग आर्क ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द कैरेबियन सी, और ये कहाँ से कहाँ तक है, वर्जिन आइलैंड से लेकर ग्रेनेडा आइलैंड तक। अभी हम लोग देख रहे थे कि जो ये सेंट विंसेंट है, और इसके बाद में ये एकदम लास्ट में ग्रेनेडा आइलैंड है, और ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है क्योंकि इस पे अभी यूके का ही कब्जा है, ठीक है। और बाकी ये सब आइलैंड्स हैं, जैसे यहाँ पे क्यूबा है, उसकी कैपिटल हवाना है, ठीक है। अभी हैती काफ़ी कुछ न्यूज़ में रहता है, काफ़ी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, कभी कोई तूफान, कभी कुछ कभी कुछ, और इसकी कैपिटल है पोर्ट ओयो प्रिंस, है ना। तो ये देख लीजिएगा एक बार, ये वर्जिन आइलैंड्स हैं ना, डोमिनियन रिपब्लिकन है ये ना, और ये सब आइलैंड कंट्रीज हैं, है ना। और ये देखिए, ये यहाँ पे वेनेजुएला से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एकदम लास्ट में है, सदर्न पार्ट है ये लेसर एंटिलीज का, है ना। ये सारा एंटिलीज पार्ट कहा जाता है, इसको ग्रेटर एंटिलीज कहते हैं। जो ये हैं, ये बहुत सारे कंट्रीज हैं, ये सब ग्रेटर एंटिलीज के पार्ट हैं, और ये हैं लेसर एंटिलीज के पार्ट, ठीक है, जो वर्जिन आइलैंड से शुरू होके और त्रिनिदाद ग्रेनेडा आइलैंड पे ख़त्म हो जाता है जाके। त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है वो इसका पार्ट नहीं है लेसर एंटिलीज का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। KVIC वर्क करता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। 2 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, एक खादी बेबी वियर है, और ये दूसरा है हैंडमेड पेपर यूज एंड थ्रो स्लीपर्स, ठीक है। तो ये दोनों खादी बियर में। अब जो KVIC है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसने पहली बार 2 साल के बच्चों तक के लिए कपड़े लॉन्च किए हैं, ठीक। और ये कपड़े किसके बने होंगे, कॉटन फैब्रिक के। और ऐसे ही यूज एंड थ्रो स्लीपर्स भी जो बनाई जाएंगी वो टेक्सटाइल मटेरियल से बनाई जाएंगी, ठीक है। और ये भी पहली बार कंट्री में होगा कि टेक्सटाइल मटेरियल से बनी हुई यूज एंड थ्रो स्लीपर्स, वो कौन बनाएगा, KVIC। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम लोग। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, और ये कहाँ पे बनाया जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। इसे आप देख लीजिए, ये याद रखिएगा इन सब चीज़ों को कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ पे प्रपोज है, इन नोएडा यूपी में, ठीक है।
और ये एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी होगी, मतलब यहाँ पे डिग्रीज वगैरह करवाई जाएंगी ना। यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी कोर्सेज को इंक्लूड किया जाएगा। और वो कैसे किस किस में होंगे कोर्सेज? वो होंगे हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, कंजर्वेशन, म्यूजियोलॉजी, है ना, म्यूजियम से रिलेटेड, है ना, आर्काइवल स्टडीज, आर्कियोलॉजी, इन सब से रिलेटेड होंगे। जो हेरिटेज से संबंधित जितनी चीजें हैं उन सबसे रिलेटेड इसमें कोर्सेज होंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज में। चलिए अगली न्यूज नेक्स्ट। इंडियन आर्मी कंटिजेंट 2 पार्टिसिपेट इन इंडियन आर्मी गेम्स, है ना। ठीक है, तो अब इसमें याद रखने वाली यहाँ पे ये चीज है कि इंडियन आर्मी गेम्स 2021 कहाँ पे हो रहे हैं? रसिया में। ठीक है। इंडिपेंडेंस डे की थीम क्या है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक्चुअली हम लोग 75th हमारा इंडिपेंडेंस है ये इस बार ना, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा। तो इसको हम एक बार एक अलग वीडियो में, स्पेशली वीडियो में इंडिपेंडेंस डे को हम कवर कर लेंगे। एक बार ये इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर लें उसके बाद में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इंडिया टू होस्ट द फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इन द कंट्री। तो अब ये सबसे बड़ी चीज ये है कि फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम हमारे कंट्री में स्टार्ट हो रहा है। एक फोरम क्या है कि ये जो भी पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड इशूज जो हैं इंटरनेट से रिलेटेड, यहाँ पे अलग अलग स्टेक होल्डर्स होंगे, जिसमें एनजीओज भी होंगे, गवर्नमेंट्स भी होंगी, है ना, और इंडस्ट्री भी होगी। ठीक है, तो ये सारे के लोग सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसमें और एक कंसेंसस बनाएंगे कि ऐसे पब्लिक पॉलिसीज बनाई जाएंगी जिससे सबको फायदा हो और कोई बड़े इशूज भी ना उठें, जिससे इन्वेस्टमेंट भी आता रहे और गवर्नमेंट को भी रेगुलेट करने में आसानी हो और पब्लिक को भी उनकी प्राइवेसी या उनका भी राइट्स जो है ना ब्रीच ना हो। ठीक, तो द इंडियन चैप्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बेस्ड फोरम। ठीक, तो अब सबसे बड़ी चीज ये है कि यूएन बेस्ड फोरम है ये। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ठीक है, तो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ठीक है, यूएन का फोरम है जो यूएन सपोर्ट करता है। मल्टी स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट इज वेल अडॉप्टेड बाय आईजीएफ, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ठीक है, इसमें कई स्टेक होल्डर्स होंगे, ठीक है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, अलग अलग एनजीओज भी होंगे, सिविल सोसाइटी भी, बाकी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर में आता है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ये याद रखिएगा कि इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कम्स अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन? यूएन। ठीक है, बाय इंटरनेट गवर्नेंस कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, ये कौन लाया था? इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ठीक है, तो इंडिया का जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है 2021 का, तो वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? न्यू दिल्ली में। कब होगा? अक्टूबर 2021 को। ठीक है, और इसकी थीम क्या रहेगी? याद रखिएगा। ठीक है, स्टेट पीसीएस में इस टाइप के एसएससी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसकी थीम क्या रहेगी? इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। ठीक है, इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड अ डिबेट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, तो अभी हम सबको पता है कि यूएनएससी के इंडिया प्रेसिडेंट है, जो भी रोटेशनल मेंबरशिप होती है प्रेसिडेंशियशिप, तो उसमें अगस्त के लिए तो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इस बैठक को चेयर किया है। और इसमें क्या हुआ है कि तो इसमें क्या किया गया कि यूएनएससी ने अडॉप्ट किया है कि जो इंडिया का प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट है उसको एक्सेप्ट किया है, उसको अडॉप्ट किया है। इसमें 5 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए गए हैं। पहला प्रिंसिपल है रिमूविंग बैरियर्स टू मैरीटाइम ट्रेड। दूसरा प्रिंसिपल है बैरियर्स को हटाया जाए ट्रेड में से, जैसे हमारी सागर पॉलिसी है। ठीक है, तो अब सागर पॉलिसी आप देख लीजिएगा, ये सागर पॉलिसी हमने 2015 में लॉन्च की थी। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी हमारे इंडियन ओशियन के जो कंट्रीज हैं ना, तो उनमें मैरीटाइम ट्रेड को बढ़ावा देना, सिक्योरिटी को बढ़ावा देना।
ठीक है, ये इंडिया की है, ये इंडिया के प्रपोज्ड है। और एक्चुअली कहा जाता है कि ये इंडिया की रिप्लाई है चाइना की वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। मैरीटाइम डिस्प्यूट्स शुड बी रिजॉल्व्ड पीसफुली एंड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ मतलब यूएन क्लोज। ठीक है, ये एक एजेंसी है जो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो पीसफुली रिजॉल्व किए जाने चाहिए जितने भी डिस्प्यूट्स हैं। जैसे अभी साउथ चाइना सी में ही बात चल रही है ना, और भी कई जगह पे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो ये जो डिस्प्यूट है, ये इंडिया ने कहा है कि शांति से इसको सुलझा लेना चाहिए, इन सब चीज़ों को, चाहे वो कहीं पे भी हो। कंट्रीज ज्वाइंटली टैकल मैरीटाइम थ्रेट्स फॉर नॉन स्टेट एक्टर्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। तो नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे पायरेट्स हो गए या टेररिज्म ग्रुप्स हो गए। ठीक है, तो इन लोगों से जो खतरा है मैरीटाइम सिक्योरिटी, कोई शिप जा रहा है उसको लूट लिया, उस पर अटैक कर दिया, तो इस टाइप की थ्रेट्स को, और या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है उसको सारी कंट्रीज मिल के टैकल करें। ऐसा नहीं कि हर अपना अपना खींचातानी चल रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैरीटाइम एनवायरमेंट एंड मैरीटाइम मैरीन रिसोर्सेज नीडेड टू बी कंजर्व्ड, हाईलाइटिंग पोल्यूशन फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट एंड ऑयल स्पिल्स। ठीक है, तो मैरीन इन्वायरमेंट और मैरीन रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाना चाहिए, और हमें बचाना चाहिए जो मैरीन लाइफ है उसको पॉल्यूट होने से। और वो पोल्यूशन किससे हो रहा है? जैसे प्लास्टिक वेस्ट एंड ऑयल स्पिल्स हैं। जैसे ऑयल स्पिल होता है तो इसके लिए कई बैक्टीरिया वगैरह भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो उससे ऑयल स्पिल को खत्म किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए इंडिया ने भी एक पॉलिसी या एक पैक्ट पे साइन करने की बात चल रही है कि प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग फास्ट की जाए और नई टेक्नोलॉजी लाई जाए। तो उसके लिए हम लोग अभी आगे देखेंगे न्यूज़ में। तो इन सब चीज़ों से भी मैरीटाइम को बचाया जाए। 5वां पॉइंट ये रखा गया है कि एक मैरीटाइम कनेक्टिविटी हो, बट ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी हक जता रहा है। एक रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी हो। ठीक है, जिससे मैरीटाइम ट्रेड जो है वो बढ़े, और उसके साथ साथ ग्लोबल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को इस तरीके से बनाया जाए कि वो ट्रेड में फैसिलिटेट करें, और जो ट्रेड हो वो उन्हीं नॉर्म्स और स्टैंडर्ड के अंतर्गत हो। तो चलो हम लोग जब बात करें तभी इंटरनेशनल लॉज की यूएन क्लॉज एजेंसी है, तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, एक ब्रीफिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो यूएन क्लॉज का मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये एक लीगल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करता है जितने भी मैरीन और मैरीटाइम एक्टिविटीज हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है, ये साइन किया गया था 1982 को, और ये इफेक्टिव हुआ है 1994 से। 2016 में 167 कंट्रीज जो हैं, 167 कंट्रीज एक्सेप्ट यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन और 167 कंट्रीज इसके अलावा, ये लोग पार्टीज थे इसके, मतलब इन लोगों ने एक तरीके से रेटिफाई कर दिया, इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरिएट, ये ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरिएट का कोई ऑपरेशनल रोल नहीं है इसमें यूएन क्लॉज को। ठीक है ना, ये कन्वेंशन कंट्रीज के एग्रीमेंट पे ही चलता है। इसको फोर्स करवाने के लिए कोई ऐसी एजेंसी नहीं है। इसको फोर्स करवाने के लिए कंट्रीज का एग्रीमेंट ही जरूरी होता है, रेटिफिकेशन ही जरूरी होता है, वो माने या ना माने। अगर मानते हैं तो ये चीजें मानी जाएंगी, बट अगर नहीं मानते हैं तो फिर, जैसे यूएस ने रेटिफाई नहीं किया है, मतलब वो इसका भी फॉलो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि हाँ इंटरनेशनल लॉ है, उसके कुछ ऑब्जेक्शंस हैं इसमें कुछ पार्ट्स को लेके, तो वो अलग चीज है। बट अभी यूएस ने जैसे रेटिफाई नहीं किया है, और भी कई सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, जिन्होंने रेटिफाई नहीं किया है। जैसे तो नॉन पार्टीज कौन कौन सी, जितनी रेड से हैं, ये सारा हिस्सा हो गया है ना, तो ये सब कौन से है, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, है ना, तो ये सब जो पार्ट है ना, इन्होंने भी रेटिफाई नहीं किया है। और ये जैसे देख लेते हैं अपन, है ना, ये है टर्की ने भी रेटिफाई नहीं किया है, और वहाँ से लगे हुए जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी
नहीं किया है, अफ्रीका में भी कुछ एक कंट्रीज ने नहीं किया है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो सूडान वगैरह है, ये जैसे सूडान दिख रहा है ना, ये सूडान ने भी नहीं किया है ना, तो इन लोगों ने रेटिफाई नहीं किया। अब जैसे साउथ अमेरिका ने भी कुछ कंट्रीज ने रेटिफाई नहीं किया यूएन क्लोज को। तो अब ये जब पेरू और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका वेनेजुएला, ठीक है। तो ये सब वेनेजुएला, पेरू और ये जैसे देख ली, अब ये जैसे इस कंट्री ने नहीं किया है, कनाडा है ये, ठीक है। तो इन्होंने रेटिफाई किया है, बट यूएस ने नहीं किया है, यूएस ने नहीं किया है, मैक्सिको ने किया है ना। ये चीज देख रहे हैं ना आप, ये मैक्सिको है, तो मैक्सिको ने किया, ठीक। तो इस तरीके से बाकी सारे कंट्रीज ने किया है, इवन इंडिया ने भी रेटिफाई कर दिया है ना, ये हमारा इंडिया है, इन्होंने भी रेटिफाई किया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी रेटिफाई किया है। तो ये सारी कंट्रीज ने रेटिफाई कर दिया है, ठीक है। और ये जो डार्क ग्रीन से दिख रही हैं, ये सब यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, और बाकी सारी कंट्रीज भी हैं। देखिए इन्होंने ही बनाया है कि इस तरीके से टेरिटोरियल वाटर्स होगा, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, ये है या इंटरनल वाटर्स का रीजन, मतलब यहाँ तक जो नदियों वगैरह का पानी रहता है ना, रिवर्स वगैरह का, तो यहाँ से जब ये बेस लाइन है, इसके बाद जो टेरिटोरियल एरिया है या फिर टेरिटोरियल जोन है या फिर कंटिगुअस जोन है, उसको माना जाता है 12 नॉटिकल माइल तक। मतलब वहाँ पे आपके सारे लॉज भी होंगे और वहाँ पे आप किसी को कैप्चर भी कर सकते हो अगर वो कोई आ जाता है। तो यहाँ इसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक किसी भी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहाँ पे वो माइनिंग वगैरह एक्टिविटीज कर सकती है। जैसे यहाँ यहीं इसी 200 नॉटिकल माइल तक आप तेल निकाल सकते हैं, है ना। कोई भी रिसोर्सेज के लिए सी बेड में जाके आप माइनिंग कर सकते हैं ना, एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। ये है वाटर, ये है सी, ठीक है ना, ये है सी का एरिया। तो यहाँ तक है, इस तरीके से समझ रहे हैं ना कि ईजेड कहाँ तक रहता है, 200 नॉटिकल माइल तक, और टेरिटोरियल और कंटिगुअस जोन कहाँ तक रहता है, 12 नॉटिकल माइल तक। कहाँ से, बेस लाइन से, ठीक है। और बेस लाइन क्या होती है, लो वाटर मार्क जो होता है ना। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज पे। आईपीसीसी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। आईपीसीसी ने 6th असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी है क्लाइमेट चेंज 2021 के नाम से। AR5 जो आई थी आईपीसीसी ने, वो 2014 में आई थी, 2014 में। इसके बाद ये AR6 है, 6 रिपोर्ट है, ये है 2021 में। इंडिया के लिए इन्होंने कुछ बातें कही हैं, देख लेते हैं हम लोग वन बाई वन। पहले इंडिया देखेंगे, फिर एशिया देखेंगे, फिर वर्ल्ड देख लेंगे एक बार, जो भी आईपीसीसी रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे गए हैं। पहली बात, इंडियन ओशियन इज वार्मिंग एट अ हायर रेट देन अदर ओशियंस। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तेजी से गर्म होने वाला, सबसे ज़्यादा तेजी से वार्म होने वाला कौन सा ओशियन है वर्ल्ड में, इंडियन ओशियन। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़े आराम से आ सकता है, और हाँ लोग प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे। चलिए, इंडिया विल विटनेस इंक्रीज्ड हीट वेव्स एंड फ्लडिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब वार्मिंग होगी तो हीट वेव्स तो रीजन है ही वहाँ पे, क्योंकि हीट वेव्स हैं अगर, तो तभी तो वार्मिंग का असर दिखेगा। फ्लडिंग तो होगी, जब वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो वाटर लेवल ओशियन का बढ़ेगा, तो फ्लडिंग भी आएगी कोस्टल एरियाज में। इसके अलावा बारिश भी ज़्यादा होगी, जब ज़्यादा पिघलेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी बरसेगा, है ना, क्योंकि हीट वेव्स भी तो है ना, तो वेपोरेशन भी तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो वो भी फ्लडिंग का कारण बनेंगी। ठीक है, चलो हिमालयन रीजन को देख लेते हैं, श्रिंक करता चला जाएगा। बट एक चीज पॉइंट की गई है, काराकोरम ग्लेशियर्स जो हैं वो या तो फिर उन्होंने मास गेन किया है, या फिर वो अभी उसी स्टेट में, मतलब उतने पिघले नहीं है। ये एक स्टडी में ये चीज पाई गई है। बाकी सारे जितना भी हिमालयन रीजन है, हिंदू कुछ रीजन है, वो सब कुछ श्रिंक कर रहा है, बट काराकोरम जो ग्लेशियर्स हैं वो अभी वहीं के वहीं हैं, है ना। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काफी पॉइंट है कि सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बट काराकोरम अभी स्टेबल है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड्स आर लाइकली टू लीड एन इंक्रीज इन द, इससे क्या हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रेसिपिटेशन, एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है इंडिया में वो बढ़ेगा। और जैसे अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा रेन हो रही है, हर जगह बाढ़ आई हुई है। जहाँ हम लोग कभी नहीं बाढ़ देखी, जहाँ पे फ्लडिंग कभी नहीं देखी, वहाँ पे फ्लडिंग चल रही है। तो ऐसे ही इन्होंने कहा है कि आगे वाले डेकेड्स में भी ऐसा ही होने वाला है। और खास तौर से इन्होंने अलर्ट किया है आईपीसीसी की रिपोर्ट में
सदर्न इंडिया को, तो सदर्न इंडिया को ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे कोस्टल रीजन्स भी हैं। तो एक तो रेन भी होगी और दूसरा वाटर लेवल भी बढ़ेगा, तो दोनों ही तरीके से सदर्न इंडिया पे चोट पड़ने वाली है। तो पॉलिसी इस तरीके से बनाए इंडियन गवर्नमेंट की लोगों को एक बचाया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी डिजास्टर्स होने से। अच्छा देखिए, पोर्ट सिटीज़ जो हैं इंडिया की, वहाँ पे 28 मिलियन लोग लगभग, ठीक है ना, वो कोस्टल फ्लडिंग के सामने एक्सपोज हो जाएंगे, मतलब उन पे असर पड़ेगा कोस्टल फ्लडिंग का अगर सी लेवल राइज बाय 50 सेंटीमीटर। और ऐसा हो जाएगा अगर हम लोग प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो टेम्परेचर था और उसको हम लोग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ना रख पाए तो, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए चाहिए। और ऐसा होगा अगर हम इस चीज को मेंटेन ना कर पाए। लेंथनिंग ऑफ द मानसून ओवर इंडिया बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी, तो मानसून की जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, 21st सेंचुरी के आसपास और बढ़ जाएगा हमारी मानसून का लेवल। भी 2 महीने चलता है, 2.5-3 महीने चलता है, फिर 4-5 महीने चलने लग जाएगा। अच्छा एक चीज और देखिए कि ये एज अ होल तो हम 3rd लार्जेस्ट हैं चाइना और यूएस के बाद में, बट पर कैपिटा में हम लोग बहुत पीछे हैं, ठीक है। इवन यूएस हमसे 9 गुना ज्यादा, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन 9 गुना ज्यादा हम लोगों से यूएस ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करता है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। फॉर एशिया, एशिया में के लिए इन्होंने क्या बोला है इस रिपोर्ट में, मानसून एक्सट्रीम्स आर लाइकली टू इंक्रीज ओवर इंडिया साउथ एशिया, है ना, और फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉर्ट इंटेंस रेनी डेज बढ़ जाएगी, ज़्यादा रेनी डेज होंगे, ठीक है ना। दूसरी साउथ एशियन मानसून का जो प्रेसिपिटेशन है वो भी बढ़ेगा, और इसका जिम्मेदार सबसे कौन है, ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। हीट वेव्स और ह्यूमिड हीट स्ट्रेस भी बढ़ेगी साउथ ईस्ट एशिया में। इसके अलावा एनुअल एंड समर मानसून, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। और इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी ऑफ साउथ ओवर द साउथ एशिया, ये ध्यान रखिएगा कि प्रेसिपिटेशन तो बढ़ रहा है बट वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा, कहीं पे कभी बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कभी बिल्कुल सूखा पड़ेगा, तो ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होंगी, ये रिपोर्ट में कहा गया है। अगली बात करते हैं हम लोग, हीट एक्सट्रीम्स हैव इंक्रीज्ड वाइल्ड कोल्ड एक्सट्रीम हैव डिक्रीज्ड, ठीक है ना। तो हीट एक्सट्रीम्स जो गर्म हवाएं चलती हैं तो वो बढ़ती चली जा रही हैं, कोल्ड स्ट्रीम्स जिसको हम लोग शीतलहर टाइप का कहते हैं वो घट जाएंगी, ठीक है, घटी हैं बल्कि, ठीक है। और ये आगे आने वाले डिकेड्स में भी चलता रहेगा। ग्लेशियल रन ऑफ बढ़ गया है और ये मिड 21st सेंचुरी तक चलता रहेगा, बट एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे हाई माउंटेन्स पे बर्फ ही नहीं बचेगी, तो क्या होगा, रन ऑफ फिर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्लेशियर पे स्टोरेज बचेगा ही नहीं, है ना। रिलेटिव सी लेवल राइज होगा, है ना, और ये एशिया में और भी ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज में लॉस होगा, कोस्टल एरियाज घटेंगे, शोर लाइन पीछे हट जाएगी, है ना, मतलब पानी घुसेगा ज़मीन में और ज़्यादा, और प्रॉब्लम होगी उन एरियाज में जहाँ पे लोग रहते हैं कोस्टल एरियाज में, ठीक है। तो और रीजनल मीन सी लेवल भी बढ़ेगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही क्रिएट होंगी क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम लोग इमिशन कट्स को बहुत तेजी से घटाते नहीं हैं तो सबको परिणाम भुगतना पड़ेगा और एशिया में इसका काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड के लिए उन्होंने क्या कहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वेटर हुए हैं और स्ट्रॉन्गर हुए हैं, ठीक है, वो तो हम लोग लगातार देख रहे हैं। अरेबियन सी में भी बहुत बड़े बड़े अब साइक्लोन्स आने लग गए हैं और फ्रिक्वेंसी भी इंडिया में या हर जगह पे ज़्यादा हो गई है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। इसके अलावा आर्कटिक सी आइस के बारे में भी वही बात की है कि वो भी पिघलती चली जा रही गर्मियों में, ठीक। इसके बाद रिपोर्ट ने ये चीज़ रिकमेंड की है कि नेट जीरो इमिशंस को हमें अचीव करना होगा। अब ये देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि नेट जीरो एमिशंस क्या है। नेट जीरो एमिशंस ये नहीं है कि आप सारे इमिशंस इमिट ही मत कुछ भी कीजिएगा, जीएचजी इमिट ही नहीं होगी। अब जीएचजी इमिट नहीं होगी तो ये कारखाने सारे बंद हो जाएंगे, बट इन्होंने ये कहा है कि नो
नेट जीरो इमिशंस का मतलब है नो एडिशनल ग्रीन हाउस गैसेस आर इमिटेड, मतलब जितना चल रहा है उतने पे चलने दीजिएगा। आप इंडस्ट्री बढ़ाइएगा, बट कोशिश ये कीजिएगा कि इंडस्ट्रीज ऐसी बढ़े जो ग्रीन इंडस्ट्रीज हो, जहां से ग्रीन हाउस गैसेस का यूज ना हो, नॉन फॉसिल फ्यूल को हम लोग कम कर सकें, है ना। सोलर पावर पे हम लोग ज्यादा ध्यान दें। तो ये 2025 तक हमें नेट जीरो इमिशंस ले आना पड़ेगा, ठीक है। इस स्थिति में आ जाना पड़ेगा कि अब हम लोग अब कोई भी कंट्री इमिशंस जीएचजी का बढ़ा नहीं रहा है, ठीक। चलो, इन्होंने एक वर्ड कही है कि कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी। कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी क्या है? आईपीसीसी में एक बात कही गई है कि इस समय जो भी कमिटमेंट्स किए हैं कंट्रीज ने, ठीक है, इमिशन को कम करने के लिए, इमिशन को रोकने के लिए, वो बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। वर्ल्ड इज ऑन ट्रैक फॉर ग्लोबल टेम्परेचर वार्मिंग बाई एटलीस्ट 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड बाई 2100, ठीक है ना। तो हम लोग 2100 के लास्ट तक क्या होगा कि हम लोग कर्व कर लेंगे 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ना बढ़े टेम्परेचर, जो भी प्री इंडस्ट्रियल लेवल का है। बट टारगेट तो हमारा 1.7 उसका है 1 और 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2050 तक ये रह गया है और 21st सेंचुरी के लास्ट तक ये रह गया है ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इन सबको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि तभी और बेटर होंगे। तो कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी है कि अब इससे ज्यादा बढ़ा तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। चलो आगे चलते हैं हम लोग। आईपीसीसी है क्या, देख लेते हैं एक बार। 1988 में स्टेब्लिश हुआ था, ये कन्वेंशंस हैं। आईपीसीसी का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके हेड हैं होसंग ली। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, ध्यान रखिएगा। आईपीसीसी एक यूनाइटेड नेशंस की इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, जिससे जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है, ये ध्यान रखिएगा, ह्यूमन इंड्यूस्ड, जो आदमी की वजह से, जो ह्यूमन की वजह से क्लाइमेट चेंज पे असर पड़ा है, उसका किस तरीके से इम्पैक्ट होगा नेचुरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, और उससे रिस्क क्या क्या हो सकते हैं वर्ल्ड को, और उससे बचा कैसे जाए, रिस्पॉन्स ऑप्शंस, ठीक है। तो इस चीज की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देती है अपनी रिपोर्ट में ये, और ये अलग अलग रिपोर्ट भी जारी करती है, कभी लैंड के लिए करती है, कभी ओशियन के लिए करती है। और ये एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है, जो ये लोग 2014 में दी थी, इस बार 2021 में दी है। चलिए, ये इस्टेब्लिश किसने किया था? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यूएन की एजेंसीज हैं, और यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये सभी के लिए ओपन है इसकी मेंबरशिप, ठीक है। जितने भी लोग WMO और यूएन के मेंबर्स हैं। चलो, एक और न्यूज आई है कि सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक, इंडिया प्लास्टिक्स पैक्ट विद बेनिफिट द सोसाइटी, द इकोनॉमी एंड द इन्वायरमेंट। चलो एक बार देख लेते, प्लास्टिक तो हम लोगों को के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, तो आखिरकार ये है क्या प्लास्टिक, ये न्यूज किससे रिलेटेड है? एक 2019 में रिपोर्ट आई थी, सेंटर फॉर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ ने ये सजेस्ट किया था कि 2050 तक, 2050 तक जीएचजी को, जो इमिशन होगा प्लास्टिक की वजह से, जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होगा प्लास्टिक की वजह से, ठीक है, वो 56 गीगाटन तक पहुंच जाएगा, 56 गीगाटन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा बचा हुआ कार्बन बजट है, उसका ये 10 to 13% होगा। मतलब अगर हम इस चीज को बचा लेते हैं, तो हम अपने कार्बन बजट में कार्बन को कंट्रोल करने के लिए 10 to 13% तक का कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अगर हम इस प्लास्टिक से होने वाले इमिशन को बचा लेते हैं, जो कि 2050 तक ये 56 गीगाटन हो जाएगा। एक तो रिपोर्ट ये आई, तो काफी बड़ा कंसर्न है। दूसरी रिपोर्ट गूगल ने स्पॉन्सर की, जिसमें ये कहा गया कि अगर हम लोगों ने लार्ज स्केल के ग्लोबल इंटरवेंशंस नहीं किए, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7.7 बिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ग्लोबली ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, ठीक है। तो 7.7 बिलियन टन मैट्रिक टन का प्लास्टिक
इकट्ठा हो जाएगा अगले 20 साल में, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन की वेट से 16 टाइम्स है। तो मतलब सोचिए कितना प्लास्टिक हम लोग गैदर कर लेंगे, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी उस प्लास्टिक से होने वाले ग्रीन हाउस गैसेस से। और प्लास्टिक पैकेजिंग जो है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि जितने भी एप्लीकेशन हैं प्लास्टिक के, उसमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पैकेजिंग सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर है प्लास्टिक के एप्लीकेशंस में। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं प्लास्टिक पैकेजिंग को रेगुलेट करना होगा, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी लानी होगी रिसाइकलिंग के लिए। तो इसीलिए एक इंडिया ने एक पैक्ट के लिए पैक्ट साइन करने की बात कही है, जो सितंबर में, ठीक, और ये इंडिया सितंबर में इसको ज्वाइन कर लेगी। और ये प्लास्टिक पैक्ट जो मॉडल है इन्हीं सब चीज़ों को दूर करेगा, ठीक है। और अभी तक प्लास्टिक पैक्ट में यूके, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब प्लास्टिक पैक्ट कर चुकी हैं। और इंडिया में, ठीक है, WWF इंडिया और CII मिलके इसको लॉन्च करेंगे। प्लास्टिक पैक्ट है क्या? प्लास्टिक पैक्ट आर बिजनेस लेड इनिशिएटिव्स एंड ट्रांसफॉर्म द प्लास्टिक्स पैकेजिंग वैल्यू चेन फॉर ऑल द फॉर्मेट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक। ये जो बिजनेस इंडस्ट्रीज जैसे CII हैं, उन्होंने ये स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये क्या करेगा कि जितने प्लास्टिक की पैकेजिंग की वैल्यू चेन है, ठीक है, जहाँ पे प्लास्टिक बन रहा है, जहाँ पे इसकी पैकेजिंग हो रही है, जहाँ पे रिसाइकलिंग हो रही है, जहाँ से फेंका जा रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो हर चीज़ को रेगुलेट करेगा प्लास्टिक पैक्ट, ठीक है। फर्स्ट प्लास्टिक पैक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया था? यूके में 2018 में। ये किसने लॉन्च किया था? रैप ने, एक NGO है। इसके 4 टारगेट हैं। एलिमिनेट अननेसेसरी प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक पैकेजिंग थ्रू रीडिजाइन एंड इनोवेशन और रीडिजाइन से जो प्लास्टिक पैकेजिंग है उसको बेहतर बनाया जाए। दूसरी बात ये है कि प्लास्टिक पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए जो रीयूज हो सके और रिसाइकिल हो सके। तीसरी बात ये है कि रीयूज, कलेक्शन और रिसाइकलिंग जो है प्लास्टिक पैकेजिंग की, इसको बढ़ाया जाए। इसको बढ़ाया जाए कि जो रिसाइकिल कंटेंट है प्लास्टिक पैकेजिंग का, उसकी रिसाइकलिंग की जाए, जिससे वो दोबारा यूज में आ सके। ये नहीं कि जला दिया जा रहा है। अब इंडिया में इसका क्या असर पड़ेगा? ये प्लास्टिक जो पैक्ट अगर इंडिया करता है तो ये एशिया में पहली बार ऐसा होगा कि किसी कंट्री ने प्लास्टिक पैक्ट को साइन किया होगा। और ये इंडिया में लॉन्च किया जाएगा सितंबर 2021 में। काफ़ी इंडस्ट्री के कई प्लेयर्स हैं, कई इंडस्ट्रीज हैं, कई कंपनीज हैं जिन्होंने इस पे अपनी रजामंदी जताई है, जिन्होंने इसमें एग्री किया है कि हाँ हम इसको साइन करेंगे, ठीक है। और इसका फोकस किस पे है कि इनोवेशन और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पे मतलब उसके सॉल्यूशंस ढूंढे जाएं प्लास्टिक की वजह से। मेंबर्स अकाउंटेबिलिटी मतलब जो भी पैक्ट में जो साइन करेंगे, चाहे इंडिया हो या फिर इंडिया की जो पार्टीज हैं, जो कंपनीज हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि उनको टारगेट दिए जाएंगे और एनुअल डाटा रिपोर्टिंग उनको करनी होगी कि हाँ आपने किस तरीके से इसका यूज किया, किस तरीके से आपने अपने टारगेट को अचीव किया। तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे मॉनिटरिंग अच्छे से हो पाएगी, प्रॉपर एक टारगेट होगा। इसका एक और फायदा होगा कि पैक्ट विल डेवलप ए रोड मैप फॉर गाइडेंस फ्रॉम एक्शन ग्रुप्स कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स इनिशिएट इनोवेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। गाइडेंस भी देगा, एक्शन ग्रुप्स भी बनाएगा इसी पैक्ट के अंदर में, और इनोवेशन प्रोजेक्ट्स को भी फंडिंग मिलेगी और उनको प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा ये क्या करेगा? इनकरेज करेगा डेवलपमेंट एंड मैच्योरिंग ऑफ इंटायर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सिस्टम को ये। इसके अलावा रिसाइकल्ड कंटेंट जो होता है उसकी डिमांड को बढ़ाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा रिसाइकलिंग में, जॉब्स बढ़ेंगी दिस सेक्टर में, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। इंटीग्रल टू द पैक्ट फ्रेमवर्क इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इनफॉर्मल इकोनॉमी इंडिया की बहुत बड़ी है, ठीक है। और अगर इन्वॉल्वमेंट होता है इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर का, छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, है ना, तो उनको काफ़ी जॉब्स मिलेगी, उनको काफ़ी अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जैसे बोलते हैं ना कि अगर प्लास्टिक वेस्ट को, प्लास्टिक पे कर्ब करते हैं, प्लास्टिक पे रोक लगाते हैं, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ या फिर एम्प्लॉयमेंट लोगों का चला जाएगा। तो इससे रिसाइकलिंग होने से इनफॉर्मल सेक्टर को कोई नुकसान भी नहीं होगा, बल्कि उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि रिसाइकलिंग में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है।
चलिए और बढ़ते हैं हम लोग। अपार्ट फ्रॉम बेनिफिट्स टू द सोसाइटी एंड इकोनॉमी, डिलीवरिंग द टारगेट्स विल ड्राइव सर्कुलरिटी ऑफ द प्लास्टिक्स एंड हेल्प टैकल पोल्यूशन को भी टैकल करेगा। इसके अलावा जीएचजी जो हैं उनको भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि रिसाइकलिंग होगी, बार बार उसको जलाना नहीं पड़ेगा। एक प्लास्टिक एक बार में यूज होगा तो कई बार यूज होगा, तो इससे जो भी हार्मफुल गैसेस होती हैं वो भी इमिट नहीं होंगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ कंपोजिट पेपर दैट कैन बी यूज्ड एज द रैपर्स टू हेल्प एक्सटेंड लाइफ ऑफ द फ्रूट्स। अभी तक क्या होता था कि अगर हम लोगों को फ्रूट्स को अगर प्रिजर्व करना है ना, उनकी सेल्फ लाइफ मतलब उनको ज़्यादा दिन तक अच्छा रखना है, फ्रेश रखना है, तो हम लोग क्या करते थे उसमें, या करते हैं अभी भी, उसमें कंजर्वेटिव्स मिलाते हैं। और वो कंजर्वेटिव्स क्या करते हैं, कंजर्वेटिव्स फ्रूट के अंदर जाते हैं, वो कई बार हानिकारक भी होते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं। तो एक तो ये नुकसान हो रहा है। दूसरी बात ये हो रही है कि जैसे प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं तो प्रिजर्वेटिव मिलने के बाद में वो वहीं खत्म हो जाते हैं, ठीक है, उनका रीयूज नहीं हो पाता। तो इन सब प्रॉब्लम्स का समाधान ये है कि एक कंपोजिट पेपर है, ठीक है ना, एक पेपर है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होंगे और वो प्रिजर्वेटिव्स फ्रूट में ना जाके वो ऊपर ही रहेंगे, और वो रैपर कई बार आप यूज कर सकते हो फ्रूट को प्रिजर्व करने के लिए। और ये बना किससे होगा, ग्रेफीन ऑक्साइड से। ध्यान रखिएगा, कार्बन से बना होगा। कार्बन किस कार्बन से बना होगा, ग्रेफीन ऑक्साइड से, ठीक है। और ये एक इसमें प्रिजर्वेटिव्स होंगे, ग्रेफीन ऑक्साइड में प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए जाएंगे जो पेपर होगा, और वही जो प्रिजर्वेटिव्स डाले जाएंगे कार्बन के ऊपर, और उसको एक पेपर के ऊपर, रैपर के ऊपर रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और इसके बाद वो रैपर जब जरूरत होगी तब उसको यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही नहीं है कि उसको प्रिजर्वेटिव वो एक बार रैप कर दिया गया तो फिर आप हटाने के बाद उसको यूज नहीं कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है, उसको भी आप दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि टॉक्सिक नहीं होंगे फल, और दूसरा फायदा ये होगा कि रीयूज हो जाएंगे, है ना, जो भी टेक्नोलॉजी है। और ये किसने डेवलप किया है, डॉक्टर PS विजय कुमार ने डेवलप किया इस पेपर को, और ये कहाँ के हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड साइंस, और ये कहाँ पर है, मोहाली में, ठीक है। तो डॉक्टर PS विजय कुमार ने डेवलप किया है इसको, और ये कहाँ पे प्रोफेसर हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मोहाली में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आराम से आ सकता है। चलिए, प्रेजेंट प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज इस टाइम पे कैसी चल रही हैं ना, जैसे बारे में अभी बात कर रहे, तो एब्जॉर्व कर लेती हैं फ्रूट्स को, टॉक्सिसिटी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवा देती हैं, और ये कई बार क्रोनिक भी हो सकती हैं, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स आखिरकार केमिकल्स ही होते हैं और वो अंदर चले जाते हैं फ्रूट के, ठीक है। फ्रूट के साथ साथ ये खत्म भी हो जाते हैं। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। सो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कुछ इशू है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको दूर करने की कोशिश करें। और हमारा S2 स्टडी सर्किल करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हम लोग उससे अटैच एक और ग्रुप है, करंट अफेयर्स 2021-22। अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हो तो आप डेली अब क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं उसका एटलीस्ट रिवीजन होना चाहिए, वो रिवीजन आपका उसके थ्रू हो जाएगा अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग S2 स्टडी सर्किल।